हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइंड मैप लेके आया हूँ। ये प्रोबेबिलिटी का माइंड मैप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तब। तो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हाँ, कुछ हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना आपने सुना होगा कई बार। ठीक है, संभावना। अब संभावना का मतलब क्या होता है? संभावना का मतलब होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इसे ही मैथ के टर्म में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी यहीं सिर्फ यूज नहीं आती, मैथ में ही सिर्फ यूज इनका नहीं होता, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं इनमें इनका यूज होता है। साथ ही साथ अगर हम डाटा साइंस लेंगे तो उनमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, आगे अगर चल के आप इंजीनियरिंग लेंगे तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ पूछी जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम इस माइंड मैप को शुरुआत करते हैं। पहले हमारे पास यहाँ आता है सेंट्रल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे पहले जब प्रोबेबिलिटी को बांटा जाता है तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बांटा जाता है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसे समझिए कि इफ़ ई एंड एफ आर द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैम्पल्स स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है कि आपको दो इवेंट कंसिडर कर लेना पड़ेगा, एक ई होगा इवेंट और एक एफ होगा इवेंट। ठीक है, इन दोनों इवेंट को आपने कंसिडर कर लिया। अब है क्या, जैसे ही आपने एसोसिएट कर लिया, जैसे ही आपने कंसिडर कर लिया ई और एफ हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है, या एक्सपेरिमेंट को ही आप इवेंट कर सकते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई है दैट एफ हैज ऑकर्ड गिवन एज। मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर ई हमारे पास कोई इवेंट है जो कि फंक्शन को दर्शा रहा है कि इस इवेंट में ये फंक्शन हुआ था, ये काम हुआ था, तो इसी के लिए ये फॉर्मूला है ई अपॉन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ मतलब इवेंट अपॉन जो हमारे पास फंक्शन हुआ था, वो काम हुआ था, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि पी ई यूनियन ऑफ एफ अपॉन पी ऑफ एफ। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हम कह सकते हैं कि एन इंटू ऑफ ई यूनियन ऑफ एफ अपॉन एन एफ। जहाँ हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कोई भी फंक्शन है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अब देखा जाए कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो लेट ई एंड एफ बी द टू इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। आपको ये भी जानना चाहिए सैम्पल स्पेस कहते कि नहीं, कि अगर कोई, ये देखिए ये कोई फंक्शन है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे जैसे लाइक जीरो है ना, ए बी, ये सब जो है ना, जो एरिया उन्होंने कंसिडर आउट कर लिया है, जो एरिया उन्होंने कवर किया है जिसमें वे हैं, उसी को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम देखते क्या हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है कि एस अपॉन एफ और पी एफ 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 अपॉन एफ और एस अपॉन एफ, इन सभी की प्रोबेबिलिटी वन होती है। इसका मतलब आप सिंपली समझिए कि आपके पास एक सिक्का है, ठीक है। अब सिक्के के पास क्या होती है, आपके पास एक सिक्का कॉइन है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो अगर उछाला जाए, ठीक है, जब उछाला जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि इस पर हेड आए, तो वो हो सकता है 1/2। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूरी कितनी है, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास ये दोनों मिलाकर दो थे, ये दोनों मिलाकर एक था, मतलब कि एक हेड था एक टेल था, इन दोनों को हेड था और एक टेल था, इन दोनों को ही मिला करके हम तो एक कॉइन कहते हैं ना। तो जब हमने बोला कि हेड आएगा तो एक टेल तो बच गया, इसका मतलब जो एक था उसमें हमें दूसरा का चुनाव करना था तो हमने टू कर दिया। इसी तरह अगर टेल बोले तो टेल में भी हमारे पास 1/2 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी बात है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो पूरी बात होती है वो 1 के इक्वल होती है। दूसरी बात, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एस एंड एफ, इवेंट ऑफ एस सच दैट एफ जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सही बात, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर में कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, यही बात यहाँ भी कही गई है। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी ए यूनियन ऑफ बी अपॉन एफ जो होगी वो होगी पी यूनियन पी इंटू ऑफ ए अपॉन एफ, पी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस ऑफ पी ऑफ ए माइनस। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहिए तो इसे भी आई मान सकते हैं आप। ठीक है, आपके लिए ये कई बार आपसे यूज किया जा सकता है इसका। इन द पार्टिकुलर इफ ए एंड बी आर द डिसजॉइंट इवेंट्स
आप इसी में समझ लीजिए कि अगर ए बी डिसजॉइंट इवेंट्स हो, मतलब एक दूसरे से उनका कोई भी मेल मिलाप ना हो, तो हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी ए यूनियन ऑफ बी अपॉन एफ की, वो प्लस साइन बीच में आ जाएगा, मतलब पी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस पी ऑफ बी अपॉन एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जब हम अगर ई डैश ऑफ एफ की बात करते हैं तो वो 1 माइनस ऑफ पी अपॉन पी इंटू ऑफ ई अपॉन एफ के इक्वल हो जाती है। आगे चलते हैं हम, तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने खत्म कर दिया। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिंपली कहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जो आपको ये वाला फॉर्मूला दिया गया ये, और ये जो लास्ट वाला दिया गया, यहाँ तीन चीज़, यहाँ चार चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वाला ये से ये वाला और एक ये वाला, तो चार चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ये जो क्वेश्चन है ये जो है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही पूछ देगा कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तो एस दिया सैम्पल स्पेस का, कोई भी फंक्शन दे सकता है, पी ऑफ हमारे पास कोई भी कुछ भी दे सकता है, जैसे सैम्पल एस अपॉन एफ दिया ना, और एफ अपॉन एफ की बात की, तो ये हमारे पास क्या होता, वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता। सिंपली आगे चलते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी आती है, तो देखे जाए। देखिए, तो दूसरी बात है हमारे पास, दूसरी प्रोबेबिलिटी का नाम है, दूसरी प्रोबेबिलिटी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी पर हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपना लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जब हम कहते हैं कि फॉर टू इवेंट्स ई एंड एफ एसोसिएटेड विद द सैम्पल स्पेस, ठीक है, ई और एफ ये दोनों ही एसोसिएटेड हों अगर सैम्पल स्पेस एस से, तो हम कह सकते हैं कि जो पी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ जो होगा वो पी ई इंटू ऑफ पी अपॉन पी इंटू ऑफ एफ अपॉन ई के इक्वल होगा। मतलब कि पी ऑफ जो ई है उसको हम कह सकते हैं पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई अपॉन एफ। आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड हम कर सकते हैं कि पी ऑफ ई डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो, और पी ऑफ एफ भी हमारे पास जीरो के बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपसे डायरेक्ट सीधा पूछ देगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, तो आप ये बता सकते हैं कि दोनों इवेंट्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं सैम्पल स्पेस से। इसका मतलब जैसे ये वाला आप फार्मूला दिखा दीजिएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कंडीशन कौन है, कि पी ऑफ ए एंड पी ऑफ एफ हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है। तीसरी बात हम चलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। वैसे इवेंट की बात हम करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, वैसे इवेंट की बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट में, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो टू एंड मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence of non occurrence of any of them does not affect the probability of occurrence and non occurrence of other events। इसका मतलब सिंपली आप समझिए कि दो, अगर हमारे पास से एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है, इन्हें हम तब इंडिपेंडेंट कहेंगे जब ये दोनों ही इवेंट हमारे जो जो एक्चुअल इवेंट है उसको प्रभावित ना करे, उसे कुछ छेड़खानी उससे ना करे, तब उसे कहेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए कि when two cards are drawn out from the 52 पैकिंग कार्ड्स विद डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि 52 प्लेइंग कार्ड से दो कार्ड्स को जब हमने निकाल लिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, एंड द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज पुट इन द पैक एंड द सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन, तो पहले कार्ड को हमने फिर से रख दिया और सेकेंड कार्ड को हमने ले लिया। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ दो काम हो सकते हैं, पहला इंडिपेंडेंट दोनों ही इवेंट है, ई और एफ जब इंडिपेंडेंट होगा तब पी ऑफ ई यूनियन ई जो होगा ना इंटरसेक्शन ऑफ एफ, वो हमारे पास पी ई इंटू ऑफ पी एफ होगा। ठीक है, और जो हमारे पास पी ई अपॉन एफ होगा वो पी ई के इक्वल होगा, और जो पी एफ होगा इस बार जीरो के इक्वल नहीं होगा, और पी एफ अपॉन ई जो होगा पी एफ होगा वो पी ई के इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। आगे जैसे हम चलते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि द थ्री इवेंट्स ए बी सी को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यहाँ हमारे पास एक टर्म आती है म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब हुआ आपस में कनेक्टेड। ठीक है, ए बी सी को तब हम कहेंगे इंडिपेंडेंट जब ये दोनों ये सब जो है ना आपस में इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड हो। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ कि इंडिपेंडेंटली कैसे हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हम जैसे लिया, इसके बाद हमने लिया ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसके बाद बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो ये हमारे पास हमेशा ही एक अलग क्वेश्चन अलग ये आया टर्म, ये सभी हमारे पास अलग अलग टर्म आए।
और जब हमने लास्ट में किया तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ए इंटू ऑफ पी सी। तो लास्ट वाला हमारे पास टर्म इंपॉर्टेंट है कि हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर तीन हमारे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी दैट्स इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। आगे देखिए, एटलीस्ट वन ऑफ द अबव इज नॉट ट्रू फॉर द गिवन इवेंट। से हो सकता है कि ये वाला जो सही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप किस तरह के इवेंट आप ले रहे हैं। बट हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं ये सभी। मतलब क्या है ना कि पहला जो इवेंट है वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप पे कि कैसा क्वेश्चन में इवेंट दिया गया है। ठीक है, तो चौथा हमारे पास बायर्स थ्योरम। बायर एक आदमी थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसे कहा जाता है बायर्स थ्योरम। ये बायर्स थ्योरम होता क्या है, आप इसके बारे में समझते हैं। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पहली बात इसमें हमें देखने को मिलता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहते कि नहीं, तो ए सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 एंड E raised to power of n is said to represent a partition of sample space। तब हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कर सकते हैं अगर हमारे पास इवेंट हुआ E1 से लेकर के E raised to power of n टर्म्स तक। तो हम कहते हैं कि जो सैंपल स्पेस होगा वो कुछ ऐसा होगा हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन ऑफ E1 इंटरसेक्शन ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ऑफ ई जे जो कि होगा 5 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि आई इंटू जे 1 to 3 रेज टू पावर ऑफ n तक हो सकता है, बट आई और जे इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात कि हमारे पास ये कंडीशन है, पहला कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है और नीचे वाला थर्ड कंडीशन है। ठीक है, ये बायर्स थ्योरम का 3 कंडीशन है जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ हमारे पास सेकेंड कंडीशन में E1 इंटरसेक्शन होगा E2 के अप टू इंटरसेक्शन ऑफ En, और ये सभी कहाँ होंगे, तो ये सभी सैंपल स्पेस में होंगे। ठीक है, बायर्स ने ये बताया हमें। तीसरा तीसरा उन्होंने ये बताया कि जो आपका इवेंट होगा, इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो से क्या हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी। मतलब कि जो आई का जो वैल्यू होगा वो 1 to 10⁻n तक हो सकता है। अब क्वेश्चन है ये कि अब ये कहता क्या है, ये जो थ्योरम है अब ये कहता क्या है। तो सिंपली देखिए, जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहती क्या है, तो लेट E1 E2 E1 E1 से लेकर En बी द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस एस। हमने सपोज हमने ऐसा किया कि हमारे पास जितने भी इवेंट्स थे ना उनको हमने E1 से लेकर के En तक कहा, ये कहाँ थे, तो ये सैंपल स्पेस में है। एंड सपोज ईच ऑफ द इवेंट्स E1 to n नन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, मान लिया जाए तब तब हम कह सकते हैं कि कोई भी इवेंट एसोसिएटेड हो सकता है सैंपल स्पेस से जब हमारे पास P ऑफ ए जो होगा एप्सिलॉन ऑफ ये साइलन ऑफ n अपॉन n j ट्रेंडिंग टू जीरो, j इज इक्वल टू जीरो टू n ट्रेंड्स टू n p ऑफ e ऑफ j इंटू ऑफ p a अपॉन e ऑफ j। ठीक है, यहाँ E और J जो है ना, यहाँ देखिए E और J हमारे पास रिस्पेक्टिवली 1 to 3 रेज़ टू पावर ऑफ n तक डिनोट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 इवेंट हुए या इससे करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा इवेंट हुए तो हम ऐसा यूज करेंगे। ये जो साइन है ये कहता है हमें क्या कि सभी का सम हो जाए, सभी का मल्टीपल हो जाएगा। ये थ्योरम सिंपली कहता है क्या, ये सभी का मल्टीपल हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म। अब देखिए कि बायर थ्योरम इसमें क्या उन्होंने कहा कि E1 E2 एंड E3 आर नॉन एम्प्टी events which constitute a partition of sample space S and A and any event of non-zero probability। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अगर ये सभी इवेंट्स हैं, ठीक है, और ये नन एम्प्टी इवेंट्स हैं, ठीक है, मतलब खाली इनमें इवेंट जो है ना, इवेंट्स है, खाली नहीं है वो, और वो कहाँ प्रेजेंट है, सैम्पल स्पेस एस में प्रेजेंट है। एंड ए इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, और नॉन जीरो जो प्रोबेबिलिटी हो रही है उसमें ए कोई इवेंट है, तो ये दोनों ही आपस में जा कर के मिल जाएंगे, और P ऑफ ई आई अपॉन ए हमारे पास सिंपली आ जाएगा क्या, P ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई आई अपॉन से फाइलन ऑफ j इक्वल्स टू 1 ट्रेंडिंग टू n P ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई जे। यहाँ i जो होगा 1 to 3 के इक्वल होगा। मतलब वायर्स थ्योरम ने ये हमें पास क्या दे दिया, एक फार्मूला दे दिया। तो आप ये वाला फार्मूला याद कीजिएगा, एक ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा,
साथ ही साथ ये जो तीनों पॉइंट है वो आप लिख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो अगर मन है तो ये भी लिख लीजिएगा कि जो आई है वो कहाँ कहाँ तक जाएगा, और ये वाला टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आते हैं हम रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम वैसे वेरिएबल की बात करेंगे जो रैंडमली कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे। अब सिंपली चलते हैं कि रैंडम वेरिएबल कहते कि ना, ठीक है। तो हम यहाँ हमें देखने को ये मिलता है कि द रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। ये रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन एक सैम्पल स्पेस में, हुज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस में इसका डोमेन रहता है। मतलब कि एक रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन होती है जो कि जिसका डोमेन रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस में रहता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स एज द सिस्टम ऑफ नंबर्स पे हमें देखने को मिलता है कि एक्स जो होगा वो ट्रेंडिंग टू x1 x2 रेस्ट पावर ऑफ x। यहाँ देखिए पी एक्स की वैल्यू हमारे पास p1 p2 ट्रेंडिंग टू है। अब यहाँ जब हमारे पास ये कंडीशन अप्लाइड होती है, जब हमारे पास p जो i है वो जब ग्रेटर होती है जीरो के, तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास लगती है। जब हमारे पास जीरो से बड़ी होती है तब, मतलब कि फाइलन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 ट्रेंडिंग टू n पी आई, और यहाँ पी आई इज इक्वल टू 1, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई जो होगा वो 1 2 3 टू रेस्ट पावर ऑफ n तक होगा। रियल नंबर्स x1 x2 रेस्ट पावर ऑफ xn, ये सभी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ये सभी क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो कि रैंडम वेरिएबल x एंड पी आई जो प्रोबेबिलिटी का है वो डिनोट करेंगे। आगे चलते हैं, तो 6 में हमारे पास देखने को मिलता है कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल कहते हैं कि ना, तो जब मीन को हम कहते हैं म्यू से सूचित करते हैं मीन को, ठीक है। किसे हम डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं किसको? मीन को। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ s डिनोट्स बाई ex के द्वारा डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है? x का एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब कि हम ऐसा सोचते हैं कि x रैंडम वेरिएबल के मीन में आ सकता है, ऐसा हमने लोग सोचते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास ex जो हमारे पास मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास म्यू के इक्वल होती है e रेज टू पावर ऑफ n आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई टू पी आई। यहाँ हमारे पास देखने को ये मिलता है कि जो x1 x2 एंड xn आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी p1 p2 रिस्पेक्टिवली के होंगे से pn रिस्पेक्टिवली के होंगे। तो ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आगे चलते हैं, तो वेरिएंस ऑफ हमारे पास है लास्ट में। अब यहाँ ये क्या है? तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये क्या है? तो ये है हमारे पास लेट एक्स विल बी द रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज। जो एक्स हम मान लेते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल होगा जिसका पॉसिबल वैल्यू हमारे पास x1 x2 रेज टू पावर ऑफ xn तक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी x1, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? पी x1 टू पी x2 टू ट्रेंडिंग टू पी एक्स रिस्पेक्टिवली। हम मान सकते हैं कि जो हमारे पास म्यू है वो ई एक्स के तो इक्वल होती है, सही बात है, क्योंकि वो दोनों ही सेम ही है। और जो मीन ऑफ एक्स है ये क्या होती है? मीन ऑफ एक्स होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका हम ये कह सकते हैं यहाँ कि जो आपका वेरिएबल होगा, जो आपके पास वी ए आर होगा, वो सिंपली हमारे पास किसके इक्वल होगा? तो सिग्मा टू सिग्मा एक्स ट्रेंडिंग टू 2, और ये इक्वल हो जाएगा आई इक्वल टू 1 सिग्मा ऑफ एन जे एक्स आई माइनस ऑफ म्यू का होल स्क्वायर पी एक्स आई। और सिंपली जो लास्ट वाला टर्म आएगा वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, लास्ट वाला। और ये जो बीच वाला टर्म है ये आपको लिख देना चाहिए, दोनों को लिख लीजिएगा। क्या दे करके? वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दे करके। यहाँ जो ये वाला वेरिएबल है उसे हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स कहते हैं। ये जब क्वेश्चन आप अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा रैंडम वेरिएबल कहते किन है। अब लास्ट हमारे पास आता है बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बर्नौलीज
बायनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता क्या है? बर्नौलीज ट्रायल्स। द ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। जितने भी ट्रायल्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जितने भी ट्रायल्स होते हैं उन्हें बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कोई भी कंडीशन को। पहला कि ये हमारे पास फाइनाइट नंबर्स ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, ट्रायल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ईच ट्रायल एग्जैक्टली टू आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर, या जितने भी ट्रायल होने चाहिए इसके दो आउटकम्स होने चाहिए, या तो सक्सेस करे या फेल करे। इसे आप समझ ही सकते हैं कि जो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड